चलिए, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। प्रेस ब्रीफिंग हमारे प्रभाग के जो प्रभागाध्यक्ष हैं विभिन्न प्रभागों के, उनके द्वारा विगत सप्ताह की गई है। एडीजी सीआईडी के द्वारा की गई थी, एडीजी हेडक्वार्टर के द्वारा भी की गई थी। आज यह समझा गया कि कोई विशेष प्रकार का यदि विषय है तो उस पर डीजीपी के स्तर से भी वार्ता की जाए। हाल के दिनों में हम लोगों ने एक बड़ी मुहिम चलाई है क्राइम प्रोसीड्स को जब्त करने के लिए। जो नए कानून बने हैं उसमें एक बड़ा ही प्रभावकारी प्रावधान लाया गया है। उसमें धारा 107 बीएनएसएस के तहत इसमें क्राइम प्रोसीड्स को जब्त करने के लिए आईओ को सशक्त बनाया गया है। यदि किसी केस के अनुसंधान के क्रम में आईओ को यह पता चलता है कि अमुक व्यक्ति ने अपराध के माध्यम से संपत्ति चल या अचल अर्जित की है, तो आईओ को यह पावर दिया गया है कि आईओ अपना एक प्रस्ताव तैयार करके संपत्ति को चिन्हित करके उसकी विशिष्टियों का उल्लेख करते हुए और न्यायालय में, उसमें भी ऑप्शन है, कोर्ट भी लिखा हुआ है, कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन भी लिखा हुआ है, ट्रायल कोर्ट, यदि ट्रायल चल रहा है केस का, ट्रायल के स्टेज में है तो ट्रायल कोर्ट में भी दे सकता है। तो इसमें कई ऑप्शंस है डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द केस। विभिन्न न्यायालयों में वो अपनी अर्जी दाखिल कर सकता है कि क्राइम से अर्जित अपराध जनित संपत्ति जो उन्होंने चिन्हित किया है उसको अटैच करने के लिए, कुर्क करने के लिए। इसके पूर्व जो अपराध जनित संपत्ति की अटैचमेंट की कार्रवाई थी वो काफ़ी लंबी प्रक्रिया थी नए कानून आने के पहले। उसमें आप जिला के स्तर पे चिन्हित करते थे संपत्ति को, फिर जिला स्टेट के लेवल पे आर्थिक अपराध इकाई को नोडल बनाया गया था। आर्थिक अपराध इकाई में प्रस्ताव आता था राज्य के विभिन्न जिलों से। आर्थिक अपराध इकाई फिर उसकी वेटिंग करके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एक केंद्रीय संस्था है, वहाँ भेजती थी। और ईडी के स्तर से जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस में शेड्यूल ऑफेंसेस के अंतर्गत आते थे उस पर कार्रवाई होती थी। तो इसमें टाइम भी अधिक लगता था। ईडी की अपनी प्राथमिकताएं रहती हैं। तो नए कानून में इसे व्यापकता प्रदान करने के लिए आईओ को सशक्त बनाया गया है कि आईओ अनुसंधान के क्रम में यदि पाते हैं कि किसी अपराधी के द्वारा अपराध के माध्यम से अकूत संपत्ति, चल अचल संपत्ति अर्जित की गई है तो उसको अटैच करने के लिए, और प्रक्रिया को भी काफ़ी सरल रखा गया है कि वो प्रस्ताव न्यायालय में समर्पित करेंगे। न्यायालय नोटिस इशू करेगा, 14 दिन का समय देगा उनको एक्सप्लेन करने के लिए, जो भी अपराधी हैं उनको, कि आप न्यायालय में आकर जवाब दीजिए कि यह संपत्ति आपने कैसे अर्जित किया है। यदि 14 दिन के अंदर में जवाब नहीं आता है तो न्यायालय को एक्स पार्टी डिसीजन देने का भी प्रावधान किया गया है। न्यायालय एक्स पार्टी, एक पक्षीय निर्णय उसमें उनकी संपत्ति को कुर्क करने के लिए आदेश करेगा। आदेश का क्रियान्वयन जिला पदाधिकारी के स्तर से होता है। न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में जिला पदाधिकारी आदेश पारित करेंगे। उस संपत्ति को किस तरीके से निष्पादित करना है उसके संबंध में स्पष्ट आदेश पारित करेंगे। यदि कोई विक्टिम आइडेंटिफाइड है, यदि अपराध से पीड़ित व्यक्ति यदि उसकी पहचान हो जाती है तो उस संपत्ति को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 60 दिनों के अंदर विक्टिम के बीच में वितरित कर देना है। यदि विक्टिम आइडेंटिफाइड नहीं है तो उस संपत्ति पर राज्य सरकार का अधिकार हो जाएगा कि राज्य सरकार में उस संपत्ति वेस्ट हो जाएगी। तो ये काफ़ी व्यापक कानून का प्रावधान किया गया है धारा 107 बीएनएसएस में। दिसंबर माह से ही इस पर कार्रवाई प्रारंभ की गई। चूंकि नया प्रावधान है इसलिए इस प्रावधान को मैच्योर होने में समय लगता है।
दिसंबर में ही आदेश यहाँ से मानक संचालन प्रक्रिया हमारे स्तर से निर्गत की गई थी। सभी पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि आप लोग अपराधियों को चिन्हित करें जिनके द्वारा संपत्ति अर्जित की गई है अपराध के माध्यम से। सभी जिलों के द्वारा करीब 1000 से अधिक मामले चिन्हित किए गए और उसमें से काफ़ी सारे मामले, चूँकि एक पदक्रम है, अनुसंधानकर्ता बढ़ाते हैं अपने सर्किल इंस्पेक्टर एसडीपीओ के माध्यम से एसपी तक जाता है मामला। फिर चूंकि कानून में ही प्रावधान है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस या एसपी के अनुमोदन के पश्चात अनुसंधानकर्ता न्यायालय में दायर करेंगे अपनी अर्जी। तो सबसे पहले तो आपको चिन्हित करना है, उनकी संपत्ति का पता लगाना है, जो अपने में एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसके बाद प्रस्ताव तैयार करके और जो पुलिस का पदक्रम निर्धारित है एसपी तक, उस पदक्रम में ऊर्ध्व पदक्रम में भेजना है। आईओ एसएचओ को लिखेगा, एसएचओ सर्किल इंस्पेक्टर एसडीपीओ एसपी को लिखेगा। एसपी के यहाँ एग्जामिन होकर के उसको अनुमोदित किया जाएगा। एसपी के अनुमोदन के पश्चात आईओ कोर्ट में उसको दाखिल करेगा। कोर्ट में दाखिल करने के बाद कोर्ट अपनी प्रक्रिया प्रारंभ करती है। तो इस तरह जो अभी तक हम लोगों ने इसमें कार्रवाइयां की है, 1249 हमारे थाने हैं। इन थानों में अभी तक हम लोगों ने 1172 अपराधियों को चिन्हित किया है कि उन्होंने अपराध के माध्यम से संपत्ति अर्जित की है। 239 मामलों को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मतलब एसडीपीओ के द्वारा एसपी को अग्रसारित किया गया है और 212 मामलों में अभी तक एसपी के कार्यालय में विचार किया जा रहा है। 188 मामले ऐसे हैं जिसमें माननीय न्यायालय में प्रस्ताव भेजा जा चुका है। माननीय न्यायालय के विचाराधीन 188 व्यक्तियों के विरुद्ध, अपराधियों के विरुद्ध जो प्रस्ताव समर्पित किया गया उस पर विचाराधीन है और 4 मामले में न्यायालय द्वारा आदेश भी पारित कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर के 2 चर्चित अपराधी हैं जिन्होंने अपराध से काफी संपत्ति अर्जित की है और काफी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। उनके विरुद्ध सबसे पहले किया गया था और धीरे धीरे अन्य न्यायालयों के द्वारा भी इस दिशा में कार्रवाई की जा रही है। तो एक सबसे बड़ा प्रावधान है, क्योंकि अपराधी जब अपराध करते हैं, अपराध करके उनकी गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी होने के बाद न्यायालय की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कुछ समय के बाद उनको बेल भी मिल जाता है, बेल पर बाहर आते हैं, फिर अपराध करते हैं। तो ये बार बार अपराध करते हैं, पुलिस फिर सक्रिय होती है, गिरफ्तार करती है। तो ये बार बार जो एक सिलसिला चलता है, इसका उतना प्रभावकारी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। यदि सजा हो गया तो फिर उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए सजा में भी समय लगता है। लेकिन ये काफी त्वरित प्रक्रिया है कि इसमें आप चाहें तो उनके द्वारा उन्होंने जो दर्जनों अपराध किए हैं, उस दर्जनों अपराध के माध्यम से जो उन्होंने संपत्ति अर्जित की है, उसको आप चाहें तो महीने भर के अंदर में, 15 दिन के अंदर में पूरी संपत्ति आप जब्त कर लें। तो इससे अपराधियों को अपराध करने की जो प्रवृत्ति उनमें है और जो मनोबल है उसमें ह्रास होगा, उस पर अंकुश लगेगा, एक डिटरेंस की तरह काम करेगा। तो इसलिए बिहार पुलिस ने इस प्रावधान को काफी कारगर ढंग से क्रियान्वित करने की दिशा में जुलाई, आप लोग जानते हैं कि 1 जुलाई से नया कानून प्रवृत्त हुआ है और 1 जुलाई के बाद दिसंबर में हम लोगों ने इस पे एसओपी निकाल दिया, निर्गत कर दिया और इस पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुजफ्फरपुर ने भी जो 2 मामले न्यायालय के द्वारा किए गए उसमें आदेश पारित कर दिया है। तो इस मामले को, इस प्रावधान को, ऐसे जो भी सही मामले हैं उनमें सही ढंग से प्रयोग हो, इसके लिए हम लोगों ने ये किया है। तो एक हमारा अपराधियों की संपत्ति पर जब हम प्रहार करेंगे जो उनके द्वारा अर्जित की गई है, तो इसका एक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब व्यापक तौर पे यह कार्रवाइयाँ होंगी, अभी 1100-1200 मामले हमने चिन्हित किए हैं, संभव है कि आने वाले दिनों में और भी अधिक से अधिक मामले हम लोग चिन्हित करेंगे और उनका पता करके इस पर कार्रवाई कराएंगे। तो इससे हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि इस पर कारगर
पहल के बाद इस पर अनुकूल प्रभाव दिखेगा और जो अपराधी है वो सोचेंगे कि हमने इतनी मेहनत से इतनी संपत्ति अर्जित की है और इस संपत्ति पर हमारा अधिकार नहीं है, विक्टिम का अधिकार हो गया या राज्य सरकार का अधिकार हो गया, तो शायद अपराध करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। दूसरा पॉइंट जो अभी हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा है कि सरकार की नीति है जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। तो जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन में हम लोगों ने फिर से एक वार फुटिंग पर मुहिम शुरू किया है। विजिलेंस ब्यूरो के स्तर से भी कार्रवाई हो रही है, एसबीयू के स्तर से कार्रवाई हो रही है, आर्थिक अपराध इकाई भी कार्रवाई कर रही है और इससे भी आगे बढ़ चढ़ करके हमारे जो पुलिस के पदाधिकारी हैं जिलों में पदस्थापित, जहां कहीं भी भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं उन पे उनको निलंबन की कार्रवाई, उनको जेल भेजने की कार्रवाई ऑलमोस्ट हर दिन कहीं ना कहीं सिवान हो, छपरा हो, लखीसराय हो, जो भी पुलिसकर्मी अपराध में संलिप्त पाए जा रहे हैं तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। करीब 60 से अधिक पुलिसकर्मी इधर 5-6 महीने में एफआईआर दर्ज करके उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जो खुद वर्दी में रह करके अपराध करते हैं उस पर। और निगरानी के द्वारा भी लगातार हर सप्ताह जो भी पुलिस पदाधिकारी, एएसआई, सब इंस्पेक्टर और जो इसमें भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए हैं उसमें भी दर्जन से अधिक पुलिस पदाधिकारियों को रंगे हाथ पकड़ा गया है। इसका हम लोग का लक्ष्य यही है कि जो भी हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं जो फील्ड में कार्य कर रहे हैं वो जो भी विक्टिम, जो भी पीड़ित व्यक्ति हमारे थाने पे जाते हैं उनके साथ कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो, उनका एफआईआर दर्ज किया जाए और उनको न्याय मिले। हाल के दिनों में मेरे स्तर से यहाँ पर जिस कक्ष में आप अभी बैठे हैं इसी कक्ष से संध्या में 2-3 घंटे जो भी प्रतिदिन व्यक्ति आते हैं उनसे मुलाकात की जाती है, काफ़ी विस्तार से उनकी बातों को सुना जाता है, उन पे कार्रवाई की जाती है और उस दौरान उनके यदि एफआईआर नहीं दर्ज होते हैं तो एफआईआर दर्ज करने का आदेश यहाँ से दिया जाता है। और पिछले साल की समरूप अवधि की अपेक्षा इस साल करीब 20 से 25 हजार अतिरिक्त एफआईआर दर्ज हुए हैं जिलों में। पिछले साल जनवरी से मई तक जितने एफआईआर दर्ज हुए थे, यदि इस साल का हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो करीब 20 से 25 हजार अत्यधिक एफआईआर दर्ज हुए हैं। इसका कारण ये है कि डीजीपी के स्तर से भी हस्तक्षेप हो रहा है, जिला स्तर पे या रेंज स्तर पे जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनको भी आदेश है कि आप जन समस्याओं के निराकरण के लिए आप जो भी आते हैं उनसे मिले, उन पर पर्याप्त समय व्यतीत करें और यदि थाना के स्तर से किसी भी मामले में लापरवाही बढ़ती गई है तो उसमें आप एफआईआर दर्ज करें। जैसे हाल कल ही का हम अखबार में देख रहे थे, दुल्हिन बाजार में एक जनता दरबार में फ्राइडे को आई थी एक महिला, यहाँ पे उसकी बच्ची के साथ बलात्कार का आरोप था कि इसके साथ बलात्कार हुआ है और थाना इंचार्ज उसमें टाल मटोल कर रहा था। थाना इंचार्ज सस्पेंड हो गए हैं और प्राथमिकी